गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग जो कि हमारा EL 304 सब्जेक्ट है उसके यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि माइक्रोवेव सिग्नल क्या होते हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, कितनी उनकी वेवलेंथ होती है, उन्हें माइक्रोवेव क्यों कहा जाता है, क्या उनके एडवांटेजेस हैं बाकी की तुलना में और क्या उनकी एप्लीकेशन है तथा माइक्रोवेव सिग्नल को किन बैंड्स में विभाजित किया गया था। तो ये फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था। सेकंड यूनिट में हमारे आता है माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब्स या माइक्रोवेव ट्यूब भी कहते हैं। इनके द्वारा माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट या एम्पलीफाई किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट या एम्पलीफाई करने के काम में आती हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब कि उनको किन भागों में विभाजित किया गया है। फिर जो फर्स्ट माइक्रोवेव ट्यूब है वो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन है हमारा, तो उसका इंट्रोडक्शन ऑफ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एज एन एम्पलीफायर यानी वो उसकी वर्किंग कैसे काम करता है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड फाइनली उसकी एप्लीकेशन। तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो ये सारी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स, यानी हमारे जो सेकंड चैप्टर में कौन कौन सी ट्यूब्स रहेंगी ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, ये सारी ना होकर हमारे सेकंड चैप्टर में हैं। तो पहले इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, लीनियर बीम डिवाइसेस एंड क्रॉस फील्ड डिवाइसेस। लीनियर बीम डिवाइस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सियल डायरेक्शन में हैं, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो वो डिवाइसेस कहलाएंगी लीनियर बीम डिवाइसेस। और क्रॉस फील्ड डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आउट ऑफ फेज हैं, यानी उनके अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, तो वो डिवाइसेस कहलाएंगे क्रॉस फील्ड डिवाइसेस। तो लीनियर बीम डिवाइसेस को आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारे यूजिंग रेजोनेंट कैविटी यानी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो लीनियर बीम डिवाइस का एक टाइप में हम पढ़ेंगे क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर या टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन और दूसरा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, और दूसरे में पढ़ेंगे हम स्लो वेव स्ट्रक्चर, यानी ये रेजोनेंट कैविटी का यूज करके बनाए गए हैं ये वाले पार्ट, और इसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर में नॉन रेजोनेंट है, ये इसमें रेजोनेंट कैविटी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो है हेलिक्स TWT यानी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। बाकी होती तो और बहुत सारी हैं, कपल्ड कैविटी TWT, बैकवर्ड वेव एम्पलीफायर, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, लेकिन हमारे सिलेबस में है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब हेलिक्स वाली, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें। और जो क्रॉस फील्ड डिवाइसेस हैं उनमें मैग्नेट्रॉन है और CFA है, तो हमारे सिलेबस में है मैग्नेट्रॉन जो दिया हुआ है। तो माइक्रोवेव ट्यूब का यदि क्लासिफिकेशन हम ब्रीफ में पढ़ें कि दो टाइप के होते हैं, लीनियर बीम ट्यूब, लीनियर बीम डिवाइसेज या ट्यूब, और क्रॉस फील्ड डिवाइसेज। लीनियर बीम में दो क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, यूजिंग या रेजोनेंट वाले में पढ़ेंगे हम क्लेस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, तथा नॉन रेजोनेंट में हम पढ़ेंगे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, क्रॉस फील्ड डिवाइसेज में हम पढ़ेंगे मैग्नेट्रॉन। तो ये था क्लासिफिकेशन का बात। तो आज हम पढ़ते हैं टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो उसका इंट्रोडक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि जो ये बताया था कि ये यूजिंग रेजोनेंट कैविटी बनाए गए हैं, तो ये रेजोनेंट कैविटी क्या होती है। तो रेजोनेंस सर्किट की हम बात करें तो रेजोनेंस सर्किट में हम सब जानते हैं कि रेजोनेंट सर्किट क्या आता है, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए होते हैं। ये हमने बेसिक जो हमारे सर्किट थ्योरी थी उनमें पढ़ा था कि ये रेजोनेंट सर्किट क्या होते हैं सेकेंड ईयर में, कि इलेक्ट्रॉन और वो इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। तो ये कैपेसिटर एंड कोयल फॉर्म रेजोनेंट सर्किट ये दिखाया गया है।
तो बी वाले जो डायग्राम में हमने उस इंडक्टर कोयल को एक वायर से रिप्लेस कर दिया है। तो वायर हैज इंडक्टेंस एंड एक्ट्स लाइक ए कोयल। यदि वायर भी हम लगा देते हैं तो वो भी उसमें एक इंडक्टेंस होती है वायर की भी, और वो भी एक कोयल की तरह व्यवहार करेगी। थर्ड वाला जो सर्किट ये है डायग्राम, इसमें मल्टीपल वायर्स एड मोर इंडक्टेंस। इसमें कई सारे कनेक्शन वायर के द्वारा दो प्लेट के मध्य दर्शाए गए हैं। तो ये कई सारी वायर कई सारे कोयल का काम करेंगी जो कि पैरेलल में लगे होंगे, तो ये बहुत सारे इंडक्टर का काम करेंगे। और जो लास्ट वन है फोर्थ, उसमें हमने क्या किया है, ये वाला, इसमें कंटिन्यूस क्लोज्ड कैविटी एक्ट्स लाइक मैनी वायर्स, यानी दो प्लेट को क्लोज्ड कर दिया है। क्लोज्ड होने से यानी हम मान सकते हैं कि वो अनगिनत वायर ऐसे जुड़ी हुई हैं इनके मध्य, तो बहुत सारे इंडक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत सारे इंडक्टर का काम करेगा क्लोज्ड सरफेस। तो जो हमारी कैविटी रेजोनेंट है वो फाइनली कैसे दिखेगी, ऐसी है कि इधर से सिग्नल इज अप्लाइड हेयर, ये तो एक प्लेट तो कैपेसिटर का ये काम करेगी, दूसरी प्लेट ये है मूवेबल, यानी इसको एडजस्ट करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं कि ये किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट करेगी। तो जो क्लोज्ड कैविटी होती है वो हमारी एक रेजोनेंट कैविटी कहलाती है। हम उसमें कोई भी सिग्नल देंगे तो वहाँ वो रेजोनेंस पैदा हो जाएगी। तो एक कैविटी रेजोनेंट इज वन इन विच द वेव एग्जिस्ट इन होलो स्पेस इनसाइड द डिवाइस, यानी होलो स्पेस के अंदर वेव एग्जिस्ट करती है। एक्वास्टिक कैविटी रेजोनेटर इज विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एयर वाइब्रेटिंग इन द कैविटी विद वन ओपनिंग आर नोन एज हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। तो जैसा हम बांसुरी का एग्जाम्पल लें तो बांसुरी में क्या है कि एक तरफ से हम एयर यानी सिग्नल दे रहे हैं, दूसरे तरफ से वो क्लोज्ड होती है और उसके ऊपर बहुत सारे वो होल छोड़े हुए रहते हैं। तो एक किसी बाकी होल को बंद करके किसी होल को एक को छोड़ते हैं तो एक अलग साउंड सुनाई देती है, उसको बंद करके दूसरे को छोड़ते हैं तो दूसरी अलग पिच की साउंड सुनाई देगी। तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर रहे हैं उन होल को छोड़ के, उसके रेजोनेंस जो पैदा हो रहे हैं, एयर उस कैविटी या बांसुरी के अंदर जाके वाइब्रेशन हो रहे हैं एयर में, उन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम उस होल को छोड़कर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही है ये कैविटी रेजोनेटर, हमारे इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाएगा एक होलो स्पेस में, तो वो भी उस कैविटी के अंदर जाकर वाइब्रेशंस होंगे यानी रेजोनेंस पैदा होगी और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पे वो वाइब्रेट करेंगे या रेजोनेंट करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो इस कैविटी रेजोनेंट का हम उपयोग आने वाले इन जो हमारे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन है और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है, इनमें हम इनका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, एक क्लेस्ट्रॉन इज ए वैक्यूम ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड ईदर एज ए जनरेटर और एन एम्पलीफायर और एन ओसिलेटर एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि क्लेस्ट्रॉन क्या है। क्लेस्ट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब है जो माइक्रोवेव संकेत को पैदा करने में या उसका एम्प्लीफिकेशन करने में काम आती है। तो क्लेस्ट्रॉन नेक्स्ट क्या है, क्लेस्ट्रॉन इज ए लीनियर बीम डिवाइस। ये हमने इसके क्लासिफिकेशन में ही देखा था कि ये एक लीनियर बीम डिवाइस है, यानी इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सियल डायरेक्शन में रहेंगे। दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन फोकस्ड बाय एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम कैथोड आर मॉड्यूलेटेड टू ए प्रोड्यूस ए डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। यानी जो कैथोड इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी वेलोसिटी मॉड्यूलेट होगी, उनकी वेलोसिटी फर्स्ट कैविटी में आके मॉड्यूलेट हो जाएगी या मॉडिफाई हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है जिसे हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के फिर फाइनली क्या होगा, करंट मॉड्यूलेशन होगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब है जो माइक्रोवेव संकेत को पैदा करने तथा उसे एम्प्लीफिकेशन में काम आती है। ये एक लीनियर बीम डिवाइसेस है
तथा इसका प्रिंसिपल क्या है या किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन या हिंदी में कहें तो इसका सिद्धांत है गति मॉड्यूलन, कि गति मॉड्यूलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन यानी बनावट को दर्शाया गया है। तो ये जो कैथोड है और इधर वाला पार्ट एनोड है। तो कैथोड के ऊपर एक क्या लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, जो कि सिग्नल को क्या करेगी या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, जनरेट करेगी। नेक्स्ट इसके आगे कैविटी लगी हुई है जिसे हम बंचर कैविटी कहते हैं। पहली जो कैविटी है वो बंचर कैविटी है। फिर दोनों के बीच में स्पेस है, फ्री स्पेस है, जिसे हमने ड्रिफ्ट स्पेस से के नाम से बताया गया है। फिर नेक्स्ट जाके दूसरी कैविटी लगी हुई है जिसे हम कैचर कैविटी कहते हैं। और लास्ट में लगा हुआ होता है कलेक्टर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक ट्यूब है, ये क्लोज ट्यूब रहेगी जिसके कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन गन रहेगी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाएगा। ये इसका एनोड या फोकसिंग एनोड भी कहते हैं इसको। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस किया जाता है। तो मेन पार्ट क्या है, पहला पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। फिर फोकसिंग एनोड जो कि इलेक्ट्रॉन बीम जो इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा एमिट हुई उसको फोकस करती है कलेक्टर की तरफ। फिर आते हैं फर्स्ट कैविटी जिसे हम बंचर कैविटी के नाम से भी जानते हैं। यानी इस कैविटी में इलेक्ट्रॉन का बंच बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नाम बंचर कैविटी कहलाता है। फिर दोनों के बीच में एक खाली जगह है यानी कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं कैचर कैविटी, जो दोनों के बीच में खाली जगह है उसको हमने ड्रिफ्ट स्पेस के नाम से कहा गया है। फिर कैचर कैविटी आते हैं। कैचर कैविटी में जो इलेक्ट्रॉन बीम आई यानी जो इलेक्ट्रॉन का बंच आया उससे उनको कैच करके और उनकी एनर्जी को ले लिया जाता है, यानी माइक्रोवेव सिग्नल आउटपुट में ले लिया जाता है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी थी उस एनर्जी को यहाँ अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और माइक्रोवेव सिग्नल आउटपुट में हमें मिलेगा एम्पलीफाई होके। और कलेक्टर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आए वो उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये थी इसकी बनावट में कुछ नहीं। पहला इलेक्ट्रॉन गन बताना है क्या काम है, दूसरा फोकसिंग एनोड बताना है क्या काम है, थर्ड वन इज बंचर कैविटी या जो फर्स्ट कैविटी है उसका क्या काम है, उसका नाम बंचर कैविटी क्यों कहलाता है। फिर दोनों कैविटी के मध्य का स्पेस क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट स्पेस कहलाता है। फिर कैचर कैविटी द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल हाई पावर का आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा। और लास्ट है कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये थी इसकी बनावट। ये इसका थोड़ा एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल जो डायग्राम है वो दिखाया गया है कि ये कैथोड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, ये आगे एनोड है जो कि इसको फोकस करने काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एज ए बीम के रूप में निकल रहे हैं। और ये जो होलो स्पेस बताया था ना कि ये बंचर कैविटी है। बंचर कैविटी में माइक्रोवेव सिग्नल इनपुट के रूप में या आरएफ संकेत इनपुट के रूप में दिया जाता है तथा दोनों के बीच का स्पेस ड्रिफ्ट स्पेस कहलाता है। फिर ये दूसरी कैचर कैविटी है, यहाँ आउटपुट ले ली जाती है। और ये लास्ट में जाके कलेक्टर है। कलेक्टर के ऊपर क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाते हैं। और ये देखो कलेक्टर और ये जो कैथोड है एक दूसरे कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तथा जो हमारा कलेक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका प्रैक्टिकल जो डायग्राम है वो दर्शाया गया है। तो वर्किंग, अब ये कार्य कैसे करता है तो उसको एज ए पहले पॉइंट के रूप में बताया गया है। द फर्स्ट grid next to cathode control the number of electrons in the electron beam and focuses the beam। जो हमारा जो फर्स्ट ग्रिड है कैथोड के बाद में वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम में आ रहे हैं तथा उनको, यानी जो एनोड बताया था फोकसिंग एनोड, वो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ।
द वोल्टेज एक्सेलरेट द डीसी इलेक्ट्रॉन बीम टू ए हाई वेलोसिटी बिफोर इंजेक्टिंग इनटू द ग्रिड ऑफ द पंचर कैविटी। जो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन गन से वो एक स्पीड से निकलेंगे, यानी जीरो स्पीड ना होकर एक पर्टिकुलर स्पीड से निकलेंगे, जो कि किसके ऊपर निर्भर करेगी, इस वोल्टेज का कितना मान है उसके ऊपर ये निर्भर करेगी कि जो वोल्टेज हमने लगाई है, ये वाली जो वोल्टेज है इसके ऊपर निर्भर करेगी कि वो किस स्पीड से निकलते हैं। The grid of the cavity enables the electron to pass through, but they confine the magnetic field within the cavity। तो फर्स्ट कैविटी में आने के बाद जो RF इनपुट सिग्नल हमने लगाया है उसकी इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव पड़ता है तथा उसके अनुसार उनकी एनर्जी या मॉडिफाई होने लग जाती है। ये हम तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवर्सिंग द इंटरेक्शन स्पेस when the RF potential on the grid 3 is positive with respect to grid 2 are accelerated। यानी ये अब मैं डिटेल में बताऊंगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो कैविटी में आए वो तो कुछ तो एक्सेलरेट हो जाएंगे, यानी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की गति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा कुछ इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, यानी उनकी रिटार्डेशन होएगा, उनकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो वो कैसे होता है, तो इस प्रकार एक RF इनपुट अप्लाइड के एक कंप्लीट साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक बंच की फॉर्मेशन करेंगे। जो पॉजिटिव साइकिल या पॉजिटिव वोल्टेज में आएंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो जीरो पर आएंगे उनकी वेलोसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा RF इनपुट के जो नेगेटिव जो साइकिल है उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो इस प्रकार सारे इलेक्ट्रॉन जब आगे निकलेंगे इस कैविटी के बाद से वो एक साइकिल के लिए एक बंच, एक समूह के रूप में निकलेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो पहले इलेक्ट्रॉन आए थे उनकी स्पीड घट जाएगी, जो बीच में आएंगे उनकी वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो लास्ट में आएंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक बंच का फॉर्मेशन कर लेंगे। उस बंच यानी वो फिर एक समूह के रूप में फर्स्ट कैविटी से निकलते हैं। तो हम यहाँ थे कि फर्स्ट कैविटी में क्या होता है, बंच बन जाता है उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो भी आते हैं। तो अभी तक हमने वर्किंग में क्या कि इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन का एमिट किया जाता है, फोकसिंग एनोड द्वारा उनको कलेक्टर की तरफ फोकस किया जाता है। फर्स्ट कैविटी के अंदर बंच गति मॉड्यूलन होता है, जो प्रिंसिपल बताया था वो फर्स्ट कैविटी में, यानी इलेक्ट्रॉन के गति मॉड्यूलन होता है। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइकिल में आएंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जो जीरो वोल्टेज पे आएंगे उनकी वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा जो ऋणात्मक चक्कर के दौरान आएंगे उनकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो इस प्रकार एक साइकिल में आने वाले इलेक्ट्रॉन का एक बंच बन जाता है, तो तथा वो आगे एक बंच के रूप में ट्रेवल करते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पेस में वो एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ना करके एक वो समूह में ट्रेवल करते हैं। तो ये फंक्शन यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट कैविटी में क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रैंडमली निकल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट कैविटी के आने के बाद ये एक इकट्ठे होके निकलते हैं। ड्रिफ्ट स्पेस में वो बंच के रूप में ट्रेवल करते हैं। कैविटी जो हमारे कैचर कैविटी है उसमें जाने के बाद वो अपनी एनर्जी को समूह के रूप में जो एनर्जी थी उसको सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं और फिर वो आगे कलेक्टर पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द कैथोड विद वेरी काइनेटिक एनर्जी, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी से वो निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन बंच फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये बताया गया है कि जब यानी कैविटी जो RF इनपुट वोल्टेज का कैविटी में पॉजिटिव साइकिल आता है तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस प्रकार होगा कि स्पीड एक्सेलरेट होगी। जब नेगेटिव साइकिल हो जाएगा तो वेलोसिटी का होने के कारण, रिवर्स पोलैरिटी होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स में हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे थे वो अब डी एक्सेलरेट या रिटार्डेशन उनका शुरू हो जाएगा।
और जो जीरो पे आएंगे यानी तो जीरो के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जिस गति से वो पीछे इलेक्ट्रॉन गन से एमिट हो रहे थे उसी गति से वो ट्रेवल करते रहेंगे। तो बंच फॉर्मेशन इस प्रकार होती है, जो पॉजिटिव में आए उनके ऊपर वेलोसिटी बढ़ गई, जो नेगेटिव में आए उनके वेलोसिटी घट गई, और जो जीरो पर आए उनके वेलोसिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो यहाँ बंच फॉर्मेशन को दिखाया गया है कि ये हमारा कैथोड है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये फोकसिंग एनोड है। यहाँ से निकलने के बाद ये फर्स्ट कैविटी में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में ट्रेवल कर रहे हैं कि फर्स्ट साइकिल का जो टाइम पीरियड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन बंच निकल गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन बंच, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन ना करके वो बंच में ट्रेवल करते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पेस में इलेक्ट्रॉन एक समूह के रूप में गतिमान होते हैं, और ये समूह किसके कारण बनता है? बंचर कैविटी में इलेक्ट्रॉन की गति मॉड्यूलन हो जाती है, उनकी वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो जाती है, जिसके कारण बंच की फॉर्मेशन होती है। फिर ये ही बंच के रूप में ये कैचर कैविटी में पहुंचते हैं, तथा कैचर कैविटी में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ रेजोनेंस होगी, ये आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, यानी वो वहाँ जाके वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने पे वो करंट को मॉड्यूलेट कर देंगे। उनके वाइब्रेशंस के कारण करंट मॉड्यूलेट हो जाएगा, तथा अपने एनर्जी को वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे, और आउटपुट सिग्नल को हम यहाँ से रिसीव कर लेते हैं कैचर कैविटी से। तो ये बंच फॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट जो कैविटी थी बंचर कैविटी, उसमें अप्लाइड आरएफ इनपुट सिग्नल जो ये है इनपुट सिग्नल हमने यहाँ दिया है, उसके पोलैरिटी के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, कुछ की गति कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा कुछ की गति घट जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक साइकिल, यानी जो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव चक्कर मिलाकर जो कंप्लीट एक साइकिल बना उसमें इलेक्ट्रॉन का एक समूह बन जाता है। उसके लिए वो फिर आगे एक एक ना ट्रेवल करके एक एक साइकिल के लिए एक एक समूह ट्रेवल करता है। तो सेकेंड कैविटी में क्या होता है? सेकेंड कैविटी में द बंच अराइव्स एट इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट कैविटी ओसिलेट। ये हमने बताया है कि वो बंच कैसे आएगा, एक साइकिल के लिए एक बंच आएगा, तो इंटरवल यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरा बंच वहाँ पे पहुँचेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल हो गया तो अगला बंच आ गया, नेक्स्ट साइकिल हो गया तो अगला बंच यहाँ पहुँच गया। तो एक साइकिल के लिए एक बंच सेकेंड कैविटी में पहुँचेगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द कैविटी इज लिंक्ड विद ए केबल एंड दस इनिशिएट एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। ये जो बंच आएगा ये सेकेंड कैविटी में वाइब्रेशन होंगे, उन वाइब्रेशन के कारण यहाँ करंट मॉड्यूलेट हो जाएगा, और करंट जो मॉड्यूलेट हुआ उससे यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो उसमें करंट के रूप में इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दी जाएगी, और ये आउटपुट पर हमें हाई पावर का सिग्नल ले लिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट इसकी वर्किंग हम पूरी पढ़ ली, तो वर्किंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन को एमिट किया गया, फोकसिंग एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को फोकस किया गया, बंचर कैविटी में आने पर इलेक्ट्रॉन की गति मॉड्यूलन के कारण एक समूह इलेक्ट्रॉन एक बंच के रूप में ट्रेवल करते हैं, तथा ड्रिफ्ट स्पेस में वो बंच के रूप में ही ट्रेवल करते रहते हैं। सेकेंड कैविटी में पहुंचने पर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन करते हैं, उस वाइब्रेशंस के कारण करंट मॉड्यूलेट होता है, यानी और हमें आउटपुट पर से हाई पावर का सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो ये है वर्किंग, जस्ट सिंपल। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्रीक्वेंसी 250 मेगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, पावर 10 किलोवाट से 500 किलोवाट कंटिन्यूस वेव, और 30 मेगावाट पल्स वेव का सिग्नल। पावर गेन 15 dB से 70 dB, 60 dB नॉमिनल है। बैंडविड्थ लिमिटेड टू 10 to 60 मेगाहर्ट्ज, जनरली यूज्ड इन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। नॉइज फिगर 15 to 20 dB। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 58% या 30 to 40 नॉमिनल मानी जाती है ये। तो ये इसकी कुछ परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स है। एप्लीकेशन एट पावर आउटपुट ट्यूब्स इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टीवी ट्रांसमीटर, इन ट्रोपोस्फीयर स्कैटर ट्रांसमीटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन, रेडार ट्रांसमीटर, और एज एन पावर ओसिलेटर बात करें तो 5 to 50 गीगाहर्ट्ज इफ यूज्ड एट क्लेस्ट्रॉन ओसिलेटर।
तो दो प्रकार के इसके एप्लीकेशन हैं, एज एन एम्पलीफायर यानी पावर आउटपुट ट्यूब और एज एन ओसिलेटर। ये हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि माइक्रोवेव सिग्नल को या तो एम्पलीफाई करने का काम आता है या उसको पैदा करने के काम में आता है। तो इसी प्रकार इसकी दो प्रकार के ही एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन। क्योंकि हमारा जो अभी हमने पढ़ा वो 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन था, तो इसकी जो पावर लेवल थी ना वो कम थी, इसके द्वारा जो सिग्नल पैदा हो रहा था वो कम पावर का हो रहा था। तो उसकी पावर को यदि हमें इंक्रीज करना हो तो इन कैविटी को बढ़ा दिया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें कि उसमें तो केवल 2 ही कैविटी थी, ये फर्स्ट वन कैविटी और ये सेकंड कैविटी, लेकिन इसके इंटरमीडिएट में भी कैविटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये कैस्केडेड फॉर्म में कैविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि पावर यहाँ की आउटपुट यहाँ गई, फिर यहाँ से आउटपुट यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो आउटपुट हमें कैस्केडेड रूप में इंक्रीज होती हुई जाती है और हमें बढ़ी हुई पावर मिलती है। तो ये है लार्ज एम्प्लीफिकेशन के लिए मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। तो धन्यवाद। आज के लेक्चर में हम इतना ही। तो आज के लेक्चर में हमने माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उसका जो फर्स्ट था कि 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन वो पढ़ा है, उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशन और उसका प्रिंसिपल। आने वाले लेक्चर में हम जो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो इसे आपको नोटबुक में बताई गई है उसके अंदर लिखकर उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर 7 दिन के अंदर जो gpcnelectronics@gmail.com की जो मेल आईडी आपको बता रखी है उसके ऊपर मेल करना है। ये असाइनमेंट आपके सेशनल के लिए और अटेंडेंस के लिए यूज में किए जाएंगे कि किन के द्वारा लेक्चर को देखा गया। तो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।